ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो हरियाणा के लिए बड़े ही मान और सम्मान की बात है कि हरियाणा की 4 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ब्रेक पर जाने से पहले हमने 2 हस्तियों से आपकी मुलाकात करवाई और अब 2 हस्तियों से और आपको मिलवाने जा रहे हैं। गुरविंदर सिंह जी, जिनको पुरस्कार मिलने वाला है, हरिओम जी हमारे साथ रहेंगे। गुरविंदर सिंह जी समाज सेवी हैं और हरिओम जी विज्ञान की दुनिया से जुड़े हुए हैं। उनके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप देखेंगे भी, समझेंगे भी कि क्या सफ़र रहा गुरविंदर सिंह जी का। सिरसा ज़िले में उन्होंने निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत करी है। बहुत ही एक बड़ी फेहरिस्त रही है उनके समाज के लिए किए गए कामों की। डॉक्टर हरिओम कुरुक्षेत्र के निवासी हैं, एचएयू में प्रमुख वैज्ञानिक रह चुके हैं। ये थोड़ा बैकग्राउंड है दोनों ही पुरस्कार विजेताओं का। कैथल कुरुक्षेत्र समेत कई जगह अपनी सेवाएं डॉक्टर हरिओम ने दी हैं, विज्ञान की दुनिया से जुड़े हुए हैं और जो प्राकृतिक खेती का मॉडल है उसको बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। कुरुक्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं डॉक्टर हरिओम और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे गुरविंदर सिंह जी, जो कि समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। और दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरविंदर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत नमस्कार जी सभी दर्शकों को। हरिओम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। सबसे पहले तो हरिओम जी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इंडिया न्यूज़ हरियाणा परिवार की तरफ से आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक बड़ा सफर रहता है जब हम किसी पुरस्कार तक पहुंचते हैं, तो उसकी एक यात्रा होती है। हरिओम जी, आप विज्ञान की दुनिया से जुड़े हुए हैं, कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। थोड़ा सा अपने सफर के बारे में मैं चाहूंगी कि दर्शकों को बताएं आप, हरिओम जी। जी धन्यवाद। हेलो जी जी, हरिओम जी सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखिए आप। हाँ जी, ये प्राकृतिक खेती की एक डिस्टर्बेंस आई हुई है जी। ये जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से चयन किया गया है पद्मश्री के लिए। और मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री जी और आचार्य देवव्रत जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे इस योग्य समझा गया और इसके लिए मुझे चयनित किया गया है जी। अब समय की जरूरत को देखते हुए प्राकृतिक खेती की जरूरत है जी, क्योंकि अभी आवाज कुछ आगे पीछे हो रही है जी। आपकी आवाज को हमारे दर्शक बहुत क्लियर सुन पा रहे हैं। आप अपनी बात रख सकते हैं हरिओम जी। जी जी जी। हाँ हाँ। जैसे आप देखिए, जिस पद्धति से हम खेती कर रहे हैं उसमें एक जो प्राकृतिक संसाधन है वो कम होते जा रहे हैं, उनका ह्रास होता जा रहा है। उदाहरण के तौर पे जैसे हमारे जमीन का स्वास्थ्य है वो बिगड़ता जा रहा है। जमीन में जो एक जैविक कार्बन होता है जो भूमि के स्वास्थ्य को इंडिकेट करता है, वो लगातार गिरता जा रहा है और जमीन की जो ताकत है वो भी घटती जा रही है। इसके साथ साथ जो पानी की एक जल स्तर है, नीचे भूमिगत जल स्तर है, वो भी गिरता जा रहा है। अब मैं आपको पंजाब हरियाणा के पूरी स्थिति ही ऐसी है, कुरुक्षेत्र की स्थिति के बारे में बताऊं कि यहाँ पर लगभग प्रतिवर्ष 4 से 5 फुट प्रतिवर्ष जो वाटर टेबल है वो नीचे जा रही है। और इसके अलावा जो एक इम्पेंडिंग इशू जो आने वाला एक सबसे बड़ा थ्रेट है वो है जलवायु परिवर्तन। आप देखते हैं कि इस साल भी जो आप जुलाई का महीना था, पूरे विश्व स्तर पर आज तक का लगभग 125 साल में सबसे गर्म जो महीना माना गया है। और जो अगस्त का महीना था वो इंडिया में 1901 के बाद लगभग ठीक है 36%। हरिओम जी, मैं इस पर आपसे आगे भी बातचीत करूंगी। थोड़ा गुरविंदर सिंह जी को भी सुन लेते हैं। गुरविंदर सिंह जी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, चाहे हम महिलाओं की बात कर लें, बुजुर्गों की बात कर लें, बच्चों की बात कर लें, मरीजों की बात कर लें, सब तबकों के लिए काम कर रहे हैं। और आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं गुरविंदर सिंह जी। सबसे पहले धन्यवाद जी, धन्यवाद। गुरविंदर सिंह जी, अभी हम हरिओम जी की यात्रा सुन रहे थे। हम चाहेंगे कि आप भी थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। 7 जनवरी 1997 को एलनाबाद से सिरसा आते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो जिसके कारण मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट आई और उसके कारण पैरालाइज हो गया। और पैरालाइज के दरमियान उस इलाज के दौरान मैं डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना में रहा। वहां एक संस्था दूध बांटती है, सारे मेडिकल कॉलेज में दूध की सेवा करती है।
तो वहीं पर उसी से प्रेरणा मिली और 1 जनवरी 2005 को सिरसा में सिविल हॉस्पिटल से सिर्फ 200 ग्राम दूध हर मरीज को देने से इस सेवा की शुरुआत हुई। और उसके बाद धीरे धीरे और लोग जुड़ते गए। तो पहली जो एम्बुलेंस सेवा थी वो सिरसा में 25 जुलाई 2008 को शुरू हुई और जिसमें किसी भी सड़क हादसे पे वो निःशुल्क है आज भी। और आज हमारे पास 10 एम्बुलेंस है सिरसा, रानिया और ऐलनाबाद में, और तीनों जगह पर ये एम्बुलेंस चल रही है। और अब तक 4,500 के करीब मरीजों को, घायलों को अपने अपने हॉस्पिटलों में सड़क से उठाकर वहां तक पहुंचा चुकी है जी। गुरविंदर सिंह जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं और बहुत अब किसी के लिए भी एक आशा और उम्मीद जगाने वाली बात है। जब भी कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होती है तो इंसान के भीतर एक आत्मविश्वास टूटता है, उसकी हिम्मत टूटती है। गुरविंदर सिंह जी, आपने वो हिम्मत जुटाई कैसे? जब आपके साथ हादसा हुआ तो कोई भी इंसान, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हमारे साथ कोई भी छोटी सी दिक्कत हो जाती है, हम टूट जाते हैं। आप कैसे उन पलों में अपने आप को समेटे रख पाए गुरविंदर सिंह जी? सबसे पहले तो उसके लिए मेरा जो परिवार है, मेरे परिवार ने उस बड़ी मुश्किल हालात में, पैसे नहीं थे और एक आदमी चलता फिरता हुआ जब व्हील चेयर पे आ जाए, बेड पे आ जाए, बड़े मुश्किल हालात होते हैं। लेकिन मेरे पूरे परिवार ने, मेरे दोस्तों ने, मेरी जीवन साथी ने, मेरे बच्चे ने, माँ बाप ने, बहनों ने, सभी ने मेरा पूरा साथ दिया। और धीरे 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 जब मैं घर से निकला 4-5 साल के बाद, किसी ने भी मेरे को किसी भी तरह से ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं चल नहीं सकता। और उसी से हौसला भी मिला। और एक धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण गुरु नानक साहिब ने कह रखा है कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाम। मेरे पिताजी हर वक्त मेरे को यही बात समझाते थे भी जो उसकी रजा है, जो उसने जो हो गया उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। और यही हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। तो उसी चीज से बाहर निकल के और एक परमात्मा ने अलग रास्ता दिखाया, सेवा का रास्ता। उसमें एम्बुलेंस सर्विस भी आई। और उसके बाद 2010 में जो मंदबुद्धि, लावारिस औरतें, बच्चे, बुजुर्ग जो सड़कों पर रहते थे, उनके लिए आश्रम बना और जिसमें आज लगभग 425 के करीब बच्चे, भाई बहन, बुजुर्ग उसमें रह रहे हैं। और इससे आगे जो अगली सेवा शुरू हुई वो एक निःशुल्क स्कूल है, इसमें 200 बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल के लेवल का ही है, वेल क्वालिफाइड स्टाफ है, उसमें बसें हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री है। और वो सारी की सारी सेवा, 200 बच्चे हैं जो बिल्कुल निःशुल्क पढ़ रहे हैं उसमें। बिल्कुल, हम आपके प्रयत्नों को सलाम करते हैं गुरविंदर जी। बहुत ही शानदार, मैं कहूंगी कि हमारे जितने भी दर्शक देख रहे होंगे आपसे एक बड़ी प्रेरणा जरूर ले रहे होंगे कि जीवन में कितनी भी विकट परिस्थितियां आ जाएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हरिओम चौधरी जी, आपके बारे में मैं पढ़ रही थी, आपने रिटायरमेंट के बाद शुरू किया आचार्य देवव्रत का जो मॉडल है प्राकृतिक खेती का, उसके बाद आप रिटायरमेंट के बाद उससे जुड़े। अक्सर हम देखते हैं रिटायरमेंट के बाद लोग सोचते हैं कि बस हो गया, अब तो घर रहना है आराम से, बस नाती पोते खिलाने की उम्र है और हम अब आगे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आपने कैसे ये सोचा कि अब मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ूंगा? एक्चुअली मैं यहाँ कुरुक्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र में इंचार्ज के तौर पर काम कर रहा था। उससे पहले ही करीब में 4-5 साल पहले आचार्य जी के साथ जुड़ गया था, क्योंकि यहाँ गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 180 एकड़ का फार्म है जहाँ पर पूरे फार्म के ऊपर प्राकृतिक पद्धति से ही खेती की जाती है। इसका मतलब ये है कि वहां पर कुछ भी रासायनिक इनपुट या रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जहां तक पैदावार की बात है, वो आसपास वाले किसानों से भी ज्यादा पैदावार हो रही है। एक मिसकंसेप्ट आ जाता है कि इसको जैविक खेती समझ लिया जाता है प्राकृतिक खेती की तरह से, कि इसमें भी पैदावार की कमी आती है। इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। इसमें क्या किया जाता है कि ऐसी पद्धतियां, ऐसे सिस्टम अपनाया जाता है कि जिसमें जमीन के अंदर सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है और वो बहुत ज्यादा मात्रा में, अनगिनत मात्रा में बढ़ जाती है। और जब सूक्ष्म जीवाणुओं की मात्रा बढ़ती है तो साथ में केंचुए की मात्रा भी बढ़ जाती है। और आप जानते हैं कि जो सूक्ष्म जीवाणु और केंचुए हैं, उनका शरीर एक तरह से जैविक कार्बन और नाइट्रोजन का मतलब यह है कि जो हम
यूरिया के द्वारा डालते हैं, और बहुत ज्यादा यूरिया डाल रहे हैं आजकल फसलों में। तो एक तरह से उनका जो शरीर है वो प्रोटीन मांस होता है, उसके अंदर जैविक कार्बन भी और नाइट्रोजन भी भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। और जो हवा में 78% नाइट्रोजन है, और जमीन में सबसे ज्यादा जरूरत उसी नाइट्रोजन की है, और उसमें सब्जियों वाले जो किसान है यहाँ आसपास में, अब ये रिपोर्ट आ रही है कि 7 से 10 बैग तक यूरिया डालने लग गए हैं, जो एक तरह से बहुत खतरनाक सिद्ध होने वाला है। और अब भी हमारे शरीरों में भी यूरिया की और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और जो पूरी धरा का जीवन है वो भी इससे नष्ट हो रहा है। और इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन में भी इसका एक बहुत बड़ा अहम ये खराब करने में कार्य हो रहा है। तो इसमें प्राकृतिक खेती में क्या है कि इसमें हम सूक्ष्म जीवाणु को बढ़ाते हैं, और सूक्ष्म जीवाणु को बढ़ाने के लिए इसमें एक देसी गाय की महत्ता होती है कि देसी गाय के एक दिन के गोबर और एक दिन के गौमूत्र से ही, और जिसमें लगभग 1 से 1.5 किलो गुड़ और 1 से 1.5 किलो बेसन और एक 50 से 100 ग्राम मिट्टी लेते हैं किसी बड़ या किसी पेड़ के नीचे से या ऐसी जगह से उठाते हैं जहां पर पिछले 5-10 सालों से कोई भी बिल्कुल रासायनिक हरिओम जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्टडी है आपकी, और आप पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि जो किसान है आज के समय में वो इस नेचुरल खेती से जुड़ पाएं। कितना किसानों का आपको इसमें सहयोग दिख रहा है? क्या वो इजीली इन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट आपका है, जो स्टडी आपकी है? देखिए, जो पंजाब हरियाणा है इसमें किसानों का ज्यादा रुझान धान और गेहूं की फसलों की तरफ रहा है। लेकिन ये दोनों फसलें ऐसी हैं कि इनसे प्राकृतिक संसाधन हमारे पूरी तरह से खत्म होते जा रहे हैं जी। लेकिन अब जो किसान हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, यहाँ पर हरियाणा सरकार का एक प्रोजेक्ट है जिसमें स्टेट ट्रेनिंग एडवाइजर के तौर पे मुझे अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पर किसानों को भी ट्रेनिंग दी जाती है, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दी गई है, और अब किसानों में इसके प्रति रुझान काफी बढ़ रहा है। गुरविंदर सिंह जी, आपसे भी मैं आगे बातचीत करना चाहूँगी थोड़ा, क्योंकि आपके बारे में भी जितना जाना, जितना समझा, उसमें आप हर तबके की मदद करते हैं। आप खुद एक फाइनेंशियल क्राइसिस में आप रहे, आप बता रहे हैं कि आर्थिक तंगी से आप गुजरे, लेकिन उसके बाद आपने बहुत सारे बच्चों की मदद की जो आज बिना किसी फीस के पढ़ाई कर पा रही हैं, बहुत सारी महिलाओं की जो ज़रूरतमंद महिलाएं थी उनकी मदद की। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि खुद जिस इंसान ने एक आर्थिक संकट देखा है, जब वो दूसरों की मदद करता है, तो उस यात्रा को भी मैं थोड़ा समझना चाहूंगी गुरविंदर जी आपसे। इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा भाई, जिस तन लागे सौ तन जाने। जैसे मेरे खुद को एक्सीडेंट के बाद मेरे रोड सड़क से एक जीप उठा के लाई मेरे को, और यहां से लुधियाना तक एक जीप में डाल के ले गई, और मेरे को डॉक्टरों ने बताया भी एक स्पाइनल कोड इंजरी पेशेंट को जीप में डाल के लाना उसका ज्यादा नुकसान करना है। तो मुझे लगा भी एम्बुलेंस हर शहर में होनी चाहिए और एक अच्छी संस्था की होनी चाहिए। और इसके लिए ना जी, डोनेशन के लिए मैं और मेरे साथी एक मैंने टीम बनाई, इसमें ऋषिपाल जिंदल जी, रंजीव गर्ग और गुरमीत सिंह, हरदेव सिंह जी, काफी लोग थे, संजीव जैन जी, उनको साथ लेके डोनेशन के लिए मैं जब हम निकले तो लोगों ने बहुत मदद की, दिल खोल के हमें सेवा में सहयोग किया। क्योंकि भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट, जिसका मैं मुख्य सेवादार हूं, हमने उसमें कोई भी किसी तरह का प्रोपोगंडा नहीं किया। जिस चीज की समाज को जरूरत थी, लोगों को जरूरत थी, सिर्फ वही सेवाएं की। एम्बुलेंस कोई नहीं थी शहर में हमारे 2008 में। तो जब एम्बुलेंस से आई तो लोगों को सुविधा मिली, लोगों ने तो ये संकट आपने अपना भी उदाहरण दिया, जिस तरह से जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो जीप में उठाकर लेकर आए, एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, और आपने आसपास लोगों को भी देखा जिनको जरूरत के समय पे एम्बुलेंस मुहैया नहीं हो पाती है। जी 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 जी। और अगर आश्रम की बात करें तो हमारे शहर में कम से कम 10 औरतें ऐसी थी उस वक्त जो मंदबुद्धि थी, सड़कों पर घूमती थी, उन्होंने शौचालय भी जाना है किसी के घर के आगे, कहीं से उन्होंने भीख मांग ली। उनका समाज हमारा रात को ना जी, आप सच माने, बहुत अच्छा समाज नहीं है, और उनकी दुर्गति भी बहुत होती थी क्योंकि उनको समझ ही नहीं है अभी हमारे साथ क्या हो रहा है। और जब वो औरतों की भी एक छोटा सा आश्रम बना के उन सबको वहां शिफ्ट किया, तो वो भी हमारे यहाँ सिरसा के लोगों के लिए एक नई सेवा थी। तो उससे भी लोग बहुत प्रभावित हुए और बहुत तेजी से हमारे साथ जुड़े।
और उसके बिल्कुल बाद गुरविंदर 2015 जी, और में बड़ा ऐसे ही आश्रम ये बना। कारवा बनता है। मानवता की सेवा करना तो वैसे ही सबसे बड़ा धर्म बताया गया है, और आप जैसे लोग तो एक जी नजीर हैं जी पूरे जी समाज के लिए। हरिओम जी, जी आप चूंकि कृषि से जुड़े हुए हैं, कृषि की जब बात होती है, किसानों की जब बात होती है, तो हरियाणा में कहा भी जाता है कि हरियाणा में तो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की तो छाप जो है वो हरियाणा में रही है। लेकिन आप जैसे वैज्ञानिकों की वजह से जो नए नए शोध हो रहे हैं, जो नई नई स्टडी हो रही हैं, आप ऑर्गेनिक खेती की बात कर लें, आप प्राकृतिक खेती की बात कर लें, तो ये अपने आप में एक नया जो कह सकते हैं एक रेवोल्यूशन एक आया है कृषि के क्षेत्र में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो प्राकृतिक खेती है, इसकी एक विशेष बात यह है कि इसमें किसान को मार्केट में कुछ भी इनपुट खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसमें एक दिन के जो देसी गाय का गोबर और गौमूत्र है, उससे 1 एकड़ की खुराक 3 से 4 दिन में तैयार हो जाती है। ये खुराक क्या होती है कि ये एक तरह का कल्चर होता है, जैसे हम दूध में जामुन डालते हैं दही के रूप में जमाने के लिए, इसी तरह से हम एक ड्रम में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ाते हैं, जिसमें गुड़ बेसन वगैरह डाल करके उसको 3 से 4 दिन में गर्मियों में, 6 से 7 दिन में सर्दियों में ये जामुन तैयार हो जाता है, कल्चर तैयार हो जाता है जीवाणुओं का। और इसको हम 1 एकड़ में, यानी कि एक दिन के गोबर गौमूत्र से 1 एकड़ की खुराक तैयार हो जाती है, तो 30 दिन में 30 एकड़ की खुराक तैयार हो जाती है। और किसान जो कीड़े और बीमारियों के कंट्रोल के लिए भी जो बायो फार्मुलेशन तैयार करता है, वो भी घर पर ही सारे तैयार हो जाते हैं। तो इसकी खास बात यह है कि किसान को मार्केट में जाने की जरूरत ही नहीं रहती है। दूसरा यह है कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती एक तरह से एकदम से अलग चीजें हैं दोनों, क्योंकि जैविक खेती में भी हमें मार्केट में जाना पड़ता है, जैसे उसमें गोबर की खाद भी पड़ती है काफी मात्रा में, केंचुए खाद भी पड़ती है काफी मात्रा में। लेकिन इसमें हम जीवाणु यूज करते हैं, जीवाणु का कल्चर यूज करते हैं, कोई भी खाद इसमें प्रयोग नहीं होती है, किसी भी तरह की खाद प्रयोग नहीं होती है। हाँ, शुरू शुरू में थोड़ी बहुत अगर यूज करनी पड़े तो की जा सकती है, लेकिन इसमें विशेष क्योंकि जो सूक्ष्म जीवाणु है वो बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से होकर हजारों लाखों सालों तक यहाँ तक जिंदा रहते हुए आए हैं, और उनको ज्यादा किसी भी तरह का भोजन की जरूरत नहीं होती है। भोजन की जरूरत होती है जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, जो पैथोजन होते हैं, जो बीमारियां पैदा करते हैं। तो इसमें हम एक दिन का गोबर 10 किलो के करीब हो जाता है, गोमूत्र 8 से 10 लीटर के करीब हो जाता है, केवल एक खुराक के तौर पर खिल्ले में पानी के साथ उसको सिंचाई के साथ खेत में देते हैं। तो इस तरह से खेत में जीवाणु की संख्या बढ़ जाती है और केंचुओं की संख्या बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ जो जमीन का जो ताकत है वो भी बढ़ती चली जाती है। वो क्यों बढ़ जाती है कि सूक्ष्म जीवाणु और केंचुओं का शरीर ही खाद का होता है, एक तरह से मैं ये कहूंगा कि यूरिया के बंडल होते हैं उनके शरीर, तो उनको हमें बढ़ाना होता है। तो उसके लिए कुछ जो पैकेज होता है वो भी हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे खेत की कम से कम जुताई करनी पड़ती है गर्मियों में, जैसे गर्मियों में अगर कोई भी किसी तरह की खेती करता है किसान, उसको अगर जरूरत से ज्यादा हम गर्मियों में जुताई करेंगे तो जमीन का जो जैविक कार्बन है, जैसे हमारे अंदर हेमोग्लोबिन होता है, ऐसे जो जमीन का जो इंडिकेटर होता है सॉइल हेल्थ का, वो जैविक कार्बन होता है, ऑर्गेनिक कार्बन होता है। और गर्मी के मौसम में हम जरूरत से ज्यादा खेत की जुताई करते हैं तो उसमें वो लगभग 45% उड़ जाता है और ऊपर जाकर के ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो जी। प्राकृतिक खेती में हम एक तरह से एक कम खुराक देते हैं, तो उसमें लाभदायक जीवाणु तो बढ़ जाते हैं, लेकिन हानिकारक जीवाणु होते हैं जो पैथोजन होते हैं वो नहीं बढ़ पाते हैं, और कीड़े और बीमारियों को कुदरती 60 से 70-80% तक कुदरती कंट्रोल हो जाता है। जबकि जैविक खेती में, रासायनिक खेती में हमें खेत की जुताई करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें गोबर की खाद और केंचुए की खाद ज्यादा जैसे पड़ती है तो उसमें हानिकारक जीवाणु भी साथ में साथ जमीन में पड़ने लगते हैं, उनकी संख्या बढ़ने लगती है। अगर गर्मी में उसमें हम खेत की जुताई नहीं करेंगे तो उसमें जैविक खेती में भी कीड़े और बीमारियों का आक्रमण काफी बढ़ जाता है। लेकिन प्राकृतिक खेती में ये क्लियर कट चीज उभर के आ रही है, एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे उभर के आ रही है। बिल्कुल हरिओम जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, और कृषि के बारे में जो लोग जानना चाहते हैं, प्राकृतिक खेती के बारे में जानना चाहते हैं, जो भी लोग हमें इस वक्त देख पा रहे होंगे इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर, बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी तरफ से जानकारी उन लोगों को दी जा रही है और जिनके लिए भी फायदेमंद साबित होगी। गुरविंदर जी, बधाइयों का तांता लगा हुआ है, अभी हम लोग ब्रेकिंग चला रहे हैं, उसमें नीचे दिख रहा है मुझे कि सुनीता दुग्गल जी ने आपको बधाई दी है और उन्होंने कहा कि पूरी मानवता के लिए ये एक बड़ा संदेश है। तो बधाइयों का तांता लगा हुआ है अब तो आपके घर पर, और आपके परिवारजनों को बधाइयां मिल रही होंगी। गुरविंदर जी, इस हौसला अफजाई के साथ साथ आपने इतने समय तक जो काम किया, लग रहा है कि अब उसका परिणाम कहीं ना कहीं मिल रहा है, पुरस्कारों के रूप में कहें या लोगों के मोटिवेशन के रूप में कहें। जी, लोग और ज्यादा इससे जुड़ रहे हैं, और ज्यादा मोटिवेशनल तो पूरी टीम को हमें मिलता ही है जी। अगर कोई एक अच्छा पुरस्कार मिलता है, मैं ये नहीं कहूंगा भी इससे मोटिवेशन नहीं होती, एक हौसला मिलता है, और वो हौसला मिला भी है। और आगे चलकर यही कोशिश है भाई इस सेवा को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए,
मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगा। जी। जैसे हरिओम जी आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, इनके नंबर भी हाईलाइट किए जाए, क्योंकि हमारे इलाके में बहुत से लोग हैं जो कुदरती खेती करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया या बात कह रहे हैं आप। हरियाणा में कहीं भी कोई मंदबुद्धि आवार या कोई औरत लवारिस हमारी बहन है जो सड़क पर रह रही है, तो उसको पास हमारे नंबर हो तो सिरसा में भाई कन्हैया आश्रम में उसको वो पहुंचा सकते हैं। हम उनको रास्ता बता सकते हैं। अगर हमारे से 100 किलोमीटर के दायरे में है तो हम अपनी एम्बुलेंस भेज के उस बहन को, भाई को, भाई कन्हैया आश्रम में इतनी सर्दी में वो सड़क पे ना रहे और उसको अंदर आसरा दे सकते हैं। इसके अलावा हरिओम जी जो बात कर रहे हैं पर्यावरण की, हमारा जो भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट है, इसने पर्यावरण में भी एक अभी 2 साल पहले प्रयास किया है। आधा एकड़ में 1300 पौधे अलग अलग तरह के वो हमने लगाए हैं 4-4 फुट पर, और वो 2 साल में उनकी काफी ग्रोथ हो चुकी है। लगभग 7-8 फुट तक वो हो चुके हैं, और उसमें धीरे धीरे 5-4 साल में वो आपस में इतने घने हो जाएंगे, वो एक जंगल का रूप ले लेंगे, और उसमें जीव जंतु वो सभी वहां पर रहेंगे, और एक ऑक्सीजन का वो पे एक मशीन कह सकते हैं वहां पर बन जाएगी। तो वो हमारा एक रोल मॉडल है। और उसके बाद एक हमने नर्सरी भी हमारे ट्रस्ट ने बनाई है। वो नर्सरी के अंदर 50,000 के करीब हमारे पास पौधे हैं। अगर कोई भी ऐसा जंगल कहीं और लगवाना चाहता है हमारे इलाके में 100-200 किलोमीटर तक, तो उसको हम पौधे भी ट्रस्ट की तरफ से निःशुल्क देंगे। बिल्कुल गुरविंदर जी, देखिए यही एक एफर्ट होते हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपके प्रयासों को पूरा हरियाणा इस वक्त सलाम कर रहा होगा। मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ लेकिन आपका दिमाग अभी भी उसी दिशा में जा रहा है कि कैसे हम लोगों की मदद कर सकते हैं, कैसे हम लोगों के काम आ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है सभी हरियाणा वासियों के लिए। अच्छा, आपके बारे में हम साथ साथ कुछ ग्राफिक्स भी चला रहे हैं ताकि लोग आपके बारे में जान सकें। आपके आश्रम का नाम भाई कन्हैया लाल आश्रम है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी जानना चाहूंगी, ये नाम कहां से आया गुरविंदर जी? ये एक ना जी पंजाबी जो कल्चर है, या मतलब उनमें एक कमी है भी, वो अपनी इतिहास को देश में आगे तक नहीं बढ़ा पाए। भाई कन्हैया जी के बारे में मैं सोचता हूँ हमारे देश के नहीं, दुनिया के ही हर बच्चे को उसकी जानकारी होनी चाहिए। जब गुरु गोविंद सिंह और मुगल फौज की आपस में जंग हो रही थी, तो जैसे आज रेड क्रॉस होता है, तो उस वक्त अपनी अपनी फौज के वॉलंटियर होते थे। भी जिन्होंने सफेद कपड़े पहने होते थे, उनके पास एक सफेद ध्वजा होती थी कि उनके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, उनको कोई मारेगा नहीं। और उनके कमर के पीछे एक मश्क बनी होती थी चमड़े की, उसमें पानी होता था। वो घायलों को या जो थक जाता था लड़ते लड़ते, उनको वो पानी पिलाते थे। लेकिन जब उनके सामने भाई कन्हैया जी जो थे, वो एक इंसानियत के सच्चे सेवादार थे, उनके सामने एक बार मुगल सेनापति आ गया। मुगल सेनापति ने भी पानी मांगा, उन्होंने उसको पानी बड़े प्रेम से पिलाया। तो सिख फौजियों ने देखा तो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी से इसकी शिकायत की, और भाई कन्हैया जी को वहां बुलाया गया। भी जिस दुश्मन को हम इतना लड़के उसको घायल करते हैं, ये उसको पानी पिलाता है, क्योंकि वॉलंटियर तो हमारे हैं ये। तो गुरु साहिब ने जब भाई कन्हैया जी से पूछा, तो भाई कन्हैया जी ने हाथ जोड़कर उनके आगे एक ही बात कही, भी ना को बैरी नहीं बगाना, सगल संग हमको बने आई। मेरे लिए कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई भी मेरे को सब में आपका रूप दिखता है, गुरु गोविंद सिंह जी का, परमात्मा का। मेरे लिए सारी सृष्टि में एक ही है, मेरे लिए कोई मान नहीं है, कोई ये भी दुश्मन हमें नहीं। एक बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली गुरविंदर जी। अब ये बातों का सिलसिला तो बहुत लंबा हो सकता है क्योंकि आप लोगों की एक बड़ी यात्रा रही है और उसके बारे में जानने को बहुत कुछ है, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त की कमी है। गुरविंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और हरिओम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोनों ही हमारे मेहमानों से आपने जाना उनकी यात्रा के बारे में, और यूं ही पुरस्कार नहीं मिलते हैं, एक बड़ा संघर्ष होता है हर व्यक्ति का उसकी यात्रा का, और उसमें वो बहुत कुछ लोगों
लोगों को सिखाता भी है। हमने कोशिश की कि चारों पद्मश्री हमारे शो में जुड़ पाए और पूरा हरियाणा उनके बारे में जान पाए कि किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं और एक बड़ी प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।